पादपों में समन्वय के साथ साथ विकास एवं वृद्धि के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन वह जटिल कार्बनिक रासायनिक यौगिक हैं जो पेड़ पौधों के एक निश्चित भागों पर बनते हैं तथा वहां से संवहन ऊतकों के द्वारा पौधों के समस्त भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और ये उनके वृद्धि, उपापचयी क्रियाओं तथा समन्वय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पौधों में मुख्यतया हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पौधों में मुख्यतः हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला हार्मोन ऑक्सिन है। ऑक्सिन के विषय में पढ़ेंगे तो ऑक्सिन क्या है कि ऑक्सिन पौधों के प्ररोह यानी कि सूट की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन्स है जो पौधों के प्ररोह यानी कि सूट भाग में बनता है। ये हार्मोन पौधों के दीर्घीकरण में सहायक होते हैं। इस हार्मोन की खोज वेंट ने की थी। इस हार्मोन की खोज वेंट ने 1928 में की थी। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर हार्मोन्स के कुछ कार्य हैं। जैसे सबसे पहला कार्य है पार्श्व कलिकाओं पर नियंत्रण। तो ये करता क्या है कि ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है कि शीर्ष की कलिका को अगर हटा दिया जाए या काट दिया जाए तो पार्श्व कलिकाओं में परिवर्धन शुरू हो जाता है। इसलिए झाड़ियों के ऊपर वाले भाग को काट दिया जाता है जब, तो झाड़ियां नीचे से सघन हो जाती हैं। उनके शीर्ष कलिका को हटा दिया गया तो पार्श्व कलिकाओं में परिवर्धन हुआ, जिससे नए अन्य कलिकाओं का जन्म हुआ और जो झाड़ियां हैं वो नीचे से सघन हो गई। दूसरा कार्य है इसका कि पौधों की अनुवर्तनीय गति पर नियंत्रण करता है। पौधों की अनुवर्तनीय गति 2 प्रकार की है, जिसमें पौधों की अनुवर्तनीय गति में ये 2 गतियों पर नियंत्रण करता है। एक है गुरुत्वानुवर्तन गति और दूसरा है प्रकाशानुवर्तन गति। इन दोनों गतियों पर यह नियंत्रण करता है। अब जब प्रकाश एक ही दिशा में पौधे पर पड़ती है, आपने देखा होगा कि जब प्रकाश एक ही दिशा पर पौधों में पड़ती है तो प्रकाशहीन भाग पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है। और जब ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है तो उस स्थान पर पौधों में वृद्धि की दर बढ़ जाती है। पौधों में वृद्धि की दर बढ़ जाती है, इसलिए पौधे का जो प्ररोह होगा, सूट वाला पोर्शन होगा, वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाएगा। जड़ों में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता संदमक का कार्य करती है, जिससे जड़ जमीन के नीचे की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात ये प्रकाश के विपरीत हो जाते हैं। बहुत सारे पौधों में हम कलम का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे पौधों में हम कलम का प्रयोग करते हैं। तो कलम का प्रयोग करते समय अगर हम कलम के कट वाले पोर्शन पर ऑक्सीजन का लेप लगा दें तो उसमें जड़ों की जो वृद्धि दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि जड़ें जल्दी वृद्धि करने लगेगी। कभी कभी फल वाले पौधों में ऐसा होता है कि इनकी पत्तियां और फल समय से पहले ही गिरने लग जाते हैं। तो अगर कोई किसान है और वह कोई फल वाली खेती कर रहा है, उसमें ये समस्या हो जाती है, तो ऐसे में उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। और जब वह ऑक्सीजन का छिड़काव कर देता है तो ये जो रोग चल रहा था ये खत्म हो जाता है। इस रोग को हम कहते हैं बिलगन। क्या कहते हैं? बिलगन। इसमें होता क्या है कि समय से पहले फल एवं पत्तियां गिर जाते हैं, वृंत से टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, वृंत से टूटकर गिर जाते हैं। कब गिर जाते हैं? समय से पहले, समय से पहले। तो उसमें अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देते हैं तो ये समस्या उसकी समाप्त हो जाती है। बीज रहित फलों में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये फलों में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। बीज रहित फलों में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये बीज रहित फलों में अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। क्या करता है? अनिषेक फलन को प्रेरित करता है। खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए भी ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन का छिड़काव बीजों पर या कंदों पर जैसे कि आलू आदि पर कर दें तो ये प्रसुप्तावस्था में चले जाते हैं, अर्थात इनको लंबे समय तक सुरक्षित रखना आसान हो जाता है। तो ये था ऑक्सीजन। इसकी खोज वेंट ने 1928 में की थी। इसकी खोज वेंट ने 1928 में की थी। यह पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है, अर्थात जब हम शीर्ष कलिकाओं को काट देते हैं, झाड़ियों के शीर्ष कलिकाओं को, तो ये पार्श्व कलिकाओं को प्रेरित करता है, जिससे झाड़ियों के ऊपरी भाग को काटने पर वो सघन हो जाती हैं। ये पौधों के अनुवर्तनीय गति पर नियंत्रण करता है। तो हमारा अगला हार्मोन है जिबरेलिन। जिबरेलिन कहा? ये पौधों के
ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में उत्पन्न होता है, पौधों के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में उत्पन्न होता है। इसकी खोज कुरोसावा ने सन 1926 में किया था। इसकी खोज कुरोसावा ने सन 1926 में किया था। और याबुता एवं हयासी ने इन्हें फफूंद से, किसने? याबुता और हयासी ने इसे फफूंद से अलग किया था। किससे अलग किया था? फफूंद से अलग किया था। इसका जो मेन कार्य होता है, ये पौधों की लंबाई में काफी ज्यादा सहायक होता है। जैसे कि मक्का, मटर, चुकंदर, मूली, इन सबको इनके वास्तविक साइज से लंबा यानी कि बड़ा प्राप्त करने के लिए हम उस पर जिब्रेलिन का प्रयोग या जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं। ये पुष्पन का प्रकाश दीप्तिकाल कम कर देता है, यानी कि जो पौधों का पुष्पन काल होता है, नॉर्मली जो पौधों का पुष्पन काल होता है वो वह काल होता है जिसके दौरान ये फल देते हैं, यानी कि एक निश्चित समय होता है इनके पुष्पन का, उस टाइम उस समय ये फूल देते हैं। लेकिन अगर इनके निश्चित समय से पहले हमको फूल चाहिए, क्या? अगर निश्चित समय से पहले हमें पौधों के या जो फसल हमने लगाई है उसके फूल चाहिए, उसके फल चाहिए, तो उसके लिए भी हम जिब्रेलिन का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह पुष्पन का जो दीप्तिकाल होता है उसको कम कर देता है। अगर 6 महीने है तो इसके प्रयोग से हम उसको 3 महीने 4 महीने के रूप में कर सकते हैं और फसलों को जल्दी यानी कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो हाइब्रिड प्राप्त किए जाते हैं फसलें, उनके लिए हम देखते हैं कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में तो जो असली फल होता है इसमें बीज होता है, लेकिन हम उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग करके उनसे हम बीज रहित फल भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अनिषेक फलन जो होता है वो बड़ी आसानी से इसका प्रयोग करने से अनिषेक फलन बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये था जिब्रेलिन हार्मोन और उसके कार्य। तो हमारा जो अगला हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? ये पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है। साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसकी खोज मिलर ने 1956 में की थी। इसकी खोज मिलर ने 1956 में की थी। इन्होंने इसको ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था। इन्होंने इसको ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था और इसको अन्य कई चीजों से भी प्राप्त किया गया तथा अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे मक्के के बीज से प्राप्त किया गया तो उसको जिएटिन नाम दिया गया। नारियल के पानी से प्राप्त किया गया तो उसको काइनिन नाम दिया। इसके जो कार्य होते हैं वो क्या है कि ये ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे पौधों में नई नई कलियां फटाफट निकलने लगती हैं। यह नए नए अंगों का निर्माण करता है, पौधों में नए नए अंगों का भी निर्माण करता है और पौधों की पार्श्व कलियों में तेजी से वृद्धि कराता है। नए अंगों का निर्माण करता है और पौधों की पार्श्व कलियों में बहुत ज्यादा तेजी से वृद्धि करता है। यह पौधों के प्रसुप्ति काल को भी कम करता है और प्रकाश प्रिय पौधे यानी कि वह पौधे जो प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, ऐसे पौधों में अगर हम साइटोकाइनिन का प्रयोग कर देते हैं तो वह अंधकार में भी जीवित रह सकते हैं। साइटोकाइनिन के प्रयोग से ही हम मादा पुष्पों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर इसका छिड़काव अपने फसलों पर कर देते हैं या जिस पौधे पर कर देंगे उसमें मादा पुष्पों की संख्या बढ़ जाएगी। यह पौधों में रोग प्रतिरोधकता को भी बढ़ाता है। इसके प्रयोग करने से, साइटोकाइनिन के प्रयोग से हम पौधों के ऊपरी भाग यानी तनों में या सूट वाले पूरे पोर्शन में और इसके जड़ दोनों में भी हम बराबर वृद्धि करवा सकते हैं। तो अब ये था हमारा साइटोकाइनिन। तो अगला हम पढ़ेंगे एब्सेसिक अम्ल। एब्सेसिक अम्ल एक प्रकार का हार्मोन है जिसको हम वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, अर्थात यह पौधों की वृद्धि को रोकने का काम करता है। इसकी खोज कार्न और एडिकेट दो लोगों ने मिलकर 1961 से 65 के बीच में एक्सपेरिमेंट के दौरान किया था। इसको इन्होंने कपास के फूलों से प्राप्त किया था, कपास के फूलों से अलग किया था। इसका जो मेन कारण है कि यह कोशिका विभाजन, जो पेड़ पौधे होते हैं हम जानते हैं कि कोशिका विभाजन से ही इनकी वृद्धि दर बढ़ती है, तो ये क्या काम करता है एब्सेसिक अम्ल? ये कोशिका विभाजन को ही रोक देता है और जब कोशिका विभाजन होगा नहीं तो पौधों में वृद्धि होगी नहीं, इसलिए इसको वृद्धि निरोधक हार्मोन कहा जाता है। ये लगभग पौधों के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे उसमें पुष्पन आना, नई कलियों का निर्माण, पौधों का लंबा होना, फलों का बढ़ना, इन सारी यानी कि जितनी भी पौधों के विकासशील क्रियाएं होती हैं उन सबको ये रोकने का काम करता है। उन सबको ये रोकने का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज बढ़ा देता है, वो क्या बढ़ा देता है? आलू के कंद बनने की क्रिया। आलू के कंद की वृद्धि में सहायक होता है। कंद की वृद्धि में सहायक होता है।
तो यह पौधों के लगभग समस्त क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं पौधों की विकासशील क्रियाएं, सबको ये रोक देता है। सिर्फ एक अच्छा काम करता है, वो कौन सा अच्छा काम है कि आलू को कंद बनने में सहायता करता है, तथा इसका प्रयोग कम जल वाली भूमि पर करना लाभदायक हो, क्योंकि यह रंध्रों को बंद कर देता है। यह कम जल वाली भूमि पर इसका प्रयोग क्यों लाभदायक होगा? क्योंकि यह रंध्रों को क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बिल्कुल कम हो जाती है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसकी खोज बर्ग ने 1962 में की थी। यह भी एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह भी एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह फलों के पकते समय सहायक होता है, यानी कि फलों को पकाने में मदद करता है। यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। इसका सिर्फ एक अच्छा कार्य है कि यह फलों को पकाने में सहायता करता है। बाकी जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य अवशेषीय अम्ल वाले ही हैं, यानी कि जितने भी कार्य अवशेषीय अम्ल करता है वही सारा काम एथिलीन भी करता है। इसका एक अच्छा कार्य था कि यह आलू के कंद बनने में सहायता करता है, तथा यह रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कम हो जाती है। अर्थात इसका प्रयोग हम कम जल वाले क्षेत्र में कर सकते हैं, भूमि में कर सकते हैं। और एथिलीन का जो मेन काम है कि वह फलों को पकाने में सहायता करता है। बाकी जितने भी कार्य हैं वो एब्सिसिक अम्ल वाले ही हैं। आजकल जो मार्केट में हम फल प्राप्त करते हैं वो सारे फल नेचुरली पके नहीं होते हैं, प्राकृतिक रूप से पके नहीं होते हैं। उनमें हम एथिलीन का प्रयोग करके ही उनको पका करके बाजारों में बेचा जाता है। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा ये था पौधों में नियंत्रण और समन्वय के लिए उनमें हार्मोन अहम भूमिका होती है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से इनके जो मुख्य हार्मोन 5 होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, इन सबके विषय में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में नियंत्रण और समन्वय से संबंधित इनकी गतियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।